कोलकाता, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक अनजान व्यक्ति एक सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए नजर आता है और ठीक आधे घंटे के बाद रात के करीब 11:30 बजे उसी सेमिनार हॉल से बाहर आते हुए सीसीटीवी कैमरा में नजर आता है। ये अनजान सा युवक कौन था, इसके बारे में तो हम लोग आगे जानेंगे, पर उसी रात 1 घंटे 20 मिनट के बाद 9 अगस्त 2024 के सुबह 12:30 बजे एक लेडी डॉक्टर अपने कुछ 4 साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाती है। 2 घंटों के बाद वो चारों जूनियर डॉक्टर्स उसी सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए नजर आता है। इस मामले को बीते करीबन 4 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका था और लगभग सुबह के 9 बज चुके थे। एक जूनियर डॉक्टर फिर से उसी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में नजर आता है, जो कि उस सेमिनार हॉल के तरफ तो जा रहा था, लेकिन वो अंदर ये सोच कर नहीं जाता है कि शायद वो लेडी डॉक्टर उस सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही हो। ठीक आधे घंटे के बाद सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है। सेमिनार हॉल के अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जिसे कोई भी अगर देखे तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाए। आखिर क्या हुआ था 9 अगस्त की सुबह 9:30 बजे? आइए जानते हैं इस सारे मामले की वजह। जो लेडी डॉक्टर पिछले 8 अगस्त के दिन रात के करीब 11:30 बजे जिस सेमिनार हॉल के अंदर गई हुई थी आराम करने के लिए, उस लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी। उस लेडी डॉक्टर के शरीर के आधे से ज्यादा कपड़े गायब थे और जो बचे कुचे कपड़े थे वो फटे हुए थे। डेड बॉडी के पास में ही एक हेयर क्लिप टूटा हुआ पड़ा हुआ था और लेडी डॉक्टर के बगल में ही एक टूटा चश्मा पड़ा हुआ था, जिसके कांच के कुछ टुकड़े लेडी डॉक्टर के आंखों में चुभे हुए थे। उस लेडी डॉक्टर के शरीर का कुछ ऐसा हाल हो चुका था जिसको देख किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। लेडी डॉक्टर का शरीर का शायद ही वो कोई ऐसा कोना हो जिसमें दरिंदगी की कोई दास्तां खून से ना लिखी हो। दोनों आंखों से बहता खून फर्श में ऐसा फैला हुआ था जो कि ये दर्शा रहा था कि उस लेडी डॉक्टर को कितनी तड़प हुई होगी। यही नहीं बल्कि उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को भी बख्शा नहीं गया था। इस नजारे को देखने के लिए देखते ही देखते उस सेमिनार हॉल में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ आई। जिस हॉस्पिटल के अंदर किसी इंसान की जिंदगी बचाई जाती थी, वहीं पर ऐसा काम उस लेडी डॉक्टर के साथ हो जाएगा, इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात की खबर जब हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत की जो कि बयान करने के लायक भी नहीं थी। 9 अगस्त की सुबह 11 बजे उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने अपने असिस्टेंट से उस लेडी डॉक्टर के घर में फोन करवाया। फोन कॉल पर यह कहा गया उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स से कि वे तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाए, उनकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। इस बात को सुनकर उस लेडी डॉक्टर के माता पिता काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उस समय ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन कॉल पर नहीं दी गई थी और तुरंत ही कॉल को कट कर दिया गया था। पर फिर तभी 15 मिनट के बाद 11:15 में फिर से उस लेडी डॉक्टर के माता पिता को कॉल आता है और उस कॉल पर उस लेडी डॉक्टर के माता पिता से ये बात कही जाती है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि 12 घंटे पहले 8 अगस्त की रात में 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात भी हुई थी। उस लेडी डॉक्टर ने अपने माता पिता से ये भी कहा था कि उसे वार्ड में राउंड मारने के लिए जाना है। अब इस मामले में गौर करने वाली ये बात थी कि 15 मिनट में ये दोनों अलग अलग रीजन आखिर क्यों मेंशन किए गए। क्या इस खेल को रचने की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी? आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने ना तो सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता था कि उस लेडी डॉक्टर के साथ किस हद तक का दरिंदगी हुई थी। हॉस्पिटल में उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स के पहुंचने के बाद उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को करीब 3 घंटे तक बिठाकर रख दिया गया था। उन्हें अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। दोनों माँ बाप हाथ जोड़ते हुए अपनी बच्ची का आखिरी बार मुंह देखना चाहते थे, पर फिर भी उन्हें अपनी बेटी का मुंह तक देखने नहीं दिया जा रहा था। उस सेमिनार हॉल में रात में रुकने वाली वो लेडी डॉक्टर 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, जो कि चेस्ट मेडिसिन से MD पास कर रही थी। और वो लेडी डॉक्टर उस रात लगभग 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी करके वापस लौटी थी। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद आखिर भला कौन रेस्ट करना नहीं चाहेगा। उस आरजीकर हॉस्पिटल में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर ट्रेनी डॉक्टर आराम कर सके, इसलिए वो लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली गई थी। इस घटना के बाद कुछ ही समय के बाद क्राइम सीन पर पहुंचने वाली टीम के लिए सबसे पहला काम वहां की सीसीटीवी फुटेज को तलाशना था। सस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर था। पहली टीम सीसीटीवी फुटेज से उन फुटेजेस को
तलाश रही थी जिसमें ये क्राइम कैद हुआ था और दूसरी टीम उन एविडेंस को कलेक्ट करने में बिजी थी जो कि सेमिनार हॉल में बिखरे हुए थे। उस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप भी पड़ा हुआ था। इसके अलावा एक मुख्य एविडेंस भी वहां पर पड़ा हुआ था जो कि एक ब्लूटूथ नेक बैंड था। पुलिस की पहली टीम जो कि फुटेजेस को चेक कर रही थी, उन्होंने ये क्रॉस चेक किया कि एक अनजान व्यक्ति 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे जिस सेमिनार हॉल के अंदर जा रहा था उसके गले में पहले तो एक ब्लूटूथ बैंड था और वहीं फिर जब वो व्यक्ति वहां से जब वापस लौट रहा था तब उसके गले में वो नेक बैंड नहीं था। वैसे तो जूनियर डॉक्टर्स जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे वो तो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, लेकिन जो शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था वो शख्स हॉस्पिटल के कोई भी स्टाफ से ताल्लुकात नहीं रखता था। पुलिस ने अपने सस्पेक्ट की लिस्ट के 5 से 6 लोगों से पूछताछ करना शुरू किया और फिर तभी उन 5 से 6 लोगों के फोन को जब्त कर लिया गया और सभी फोन को उस ब्लूटूथ नेक बैंड से कनेक्ट करने की वो पुलिस ट्राई करने लगी और कुछ समय में ही वो ब्लूटूथ नेक बैंड एक फोन से कनेक्ट भी हो गया। अब जिस ब्लूटूथ नेक बैंड से जिसका फोन कनेक्ट हुआ था वो फोन और किसी का नहीं बल्कि संजय रॉय का था। संजय रॉय वही शख्स था जो कि सीसीटीवी फुटेज में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के रास्ते से गुजरते हुए नजर आता है। पुलिस द्वारा थोड़ी सी सख्ती बरताने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच पड़ताल में ये पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीब होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी काफी ज्यादा पहुंच थी। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था जिसे सिविक पुलिस भी कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स का अपॉइंटमेंट लो रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल की मदद करने के लिए किया जाता है और इनकी ड्यूटी मोस्टली हॉस्पिटल एंड ट्रैफिक कंट्रोल की जैसी जगह पर लगाई जाती है ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन में नॉर्मल लोगों को मदद मिल सके। इसलिए यही वजह से संजय रॉय को किसी भी हॉस्पिटल में बेरोक टोक आने जाने की परमिशन थी। मेडिकल स्टाफ ने ये भी बताया कि वहाँ पर पेशेंट को एडमिट कराने के लिए उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर संजय रॉय दलाली करता था। भवानीपुर में रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में काफी ज्यादा बदनाम था। खुद को पुलिस फोर्स में बताकर वो इस नाम पर लोगों से काफी ज्यादा पैसों की मांग करता था और लोगों से लाख रुपए ठगता था। यही नहीं बल्कि संजय रॉय ने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का एक स्टिकर भी लगा कर रखा था। संजय रॉय के घर के आसपास में रहने वाले पड़ोसी ने ये भी बताया कि संजय रॉय की करीब 3 से 4 शादी भी हो चुकी है। संजय रॉय की पहली 3 पत्नियों ने आपसी मामले के चलते संजय रॉय को डिवोर्स दे दिया था और लास्ट ईयर ही संजय रॉय की चौथी पत्नी का कैंसर की वजह से निधन हो गया था। संजय रॉय पॉर्न मूवीज और शराब का काफी ज्यादा एडिक्टेड था। पुलिस द्वारा लिखी गई रिपोर्ट में संजय रॉय की लोकेशन को भी ट्रैक किया गया था जिसमें संजय रॉय 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलवा गांव में था और 8 अगस्त को वो वापस कोलकाता में लौटा था। 8 अगस्त के शाम पहले तो वो अपने 4th वॉलंटियर के साथ एक बार में बैठकर शराब पीकर कालीघाट के रेड एरिया में गया था। फिर वहां से रात 11 बजे एक पेशेंट को उसने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और वहां से करीब 30 मिनट के बाद बाहर निकलकर वो शोभा नगर के रेड लाइट एरिया में गया था। इसके बाद फिर से शराब पीकर वो वापस से आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचा था, जहां पहुंचकर उसने उस लेडी डॉक्टर के साथ उन सारी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस सारे क्राइम को अंजाम देने के बाद संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर निकलकर शॉर्ट लेक के पास पुलिस बैरक में जाकर सो गया। संजय रॉय के ये सारे बयान सीसीटीवी फुटेज के उन सारे एविडेंस से मैच हो रहे थे, इसलिए कोलकाता पुलिस ने भी इन सारे बातों को मान लिया। इन सारे एविडेंस को मद्देनजर देते हुए संजय रॉय को पुलिस ने एकमात्र मुजरिम मानकर 24 घंटे के कम समय से भी पहले पकड़ लिया था। लेकिन ये बात बस यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटली चीजों को एक्सपोज कर दिया था। आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से निकल रहा खून, गर्दन, चेहरा, नाखून, यहाँ तक के उस लेडी डॉक्टर के पैर और राइट हैंड की रिंग फिंगर में कुछ ऐसी चोट थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद काफी सारे डॉक्टर्स इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे। 31 साल की उस महिला डॉक्टर के साथ कुछ ऐसे खौफनाक अपराध हुए थे जिसके पीछे कोई अकेला व्यक्ति तो शामिल नहीं हो सकता था। इस सारे मामले पर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर काफी ज्यादा नजरें डाली जा रही थी कि कैसे उसने सबसे पहले इस केस को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि इसके बाद संदीप घोष ने उस लेडी डॉक्टर की मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए। ये सारा मामला जब हद से ज्यादा बिगड़ने लगा तब इन सब चीजों से बचने के लिए तुरंत ही प्रिंसिपल
संदीप घोष ने सबसे पहले तो रिजाइन कर दिया, ये कहकर कि संदीप घोष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का खेल था, क्योंकि इसके अगले ही दिन संदीप घोष को एक नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। अब जिसके लिए डीप पॉलिटिकल कनेक्शन हो, उसके लिए ऐसे एविडेंस मिटाना भला कितना आसानी का काम होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से सोचते होंगे। यूं तो संजय रॉय सिर्फ एक चेहरा था जिसे असली कातिल को बचाने के लिए सामने लाया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था, तब संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा वियर्ड थी जिसे देख कोई भी पुलिस वाला ये कह सकता था कि कत्ल इसे ने किया होगा। वहीं संजय रॉय ने अपने इस जुर्म को मान लिया था और वो ये कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अब हैरान करने वाली ये बात थी कि लेडी डॉक्टर के शरीर पर जो निशान पाए गए थे, तो उससे मामला ये तो पूरा क्लियर था कि उस लेडी डॉक्टर ने अंतिम कुछ क्षणों पर फाइट बैक करने की पूरी कोशिश करी होगी, पर सामने वाले कातिल के शरीर में कोई भी चोट के निशान नहीं थे। ये बात पूरी तरीके से बयान करती है कि इस सारे मामले को अंजाम देने वाला संजय रॉय इस क्राइम में अकेला नहीं था, बल्कि और भी लोग संजय रॉय के साथ शामिल थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के अकॉर्डिंग, जिन्होंने इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये कहा था कि इस अपराध के पीछे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्तियों का हाथ था, क्योंकि यूं तो एक नॉर्मल से व्यक्ति के शरीर के अंदर 15 ग्राम स्पर्म प्रोड्यूस करने की शक्ति होती है। ऐसे में विक्टिम की बॉडी में 150 ग्राम स्पर्म पाए गए थे। इतने ज्यादा क्वांटिटी का ह्यूमन बॉडी से स्पर्म मिलना इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाते जा रहा था। ये रिपोर्ट साफ तौर पर ये बता रही थी कि इसमें एक से कई ज्यादा लोगों ने उस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया था। इसके अलावा जब क्राइम सीन पर उस लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली, तब उस लेडी डॉक्टर के दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े हुए थे। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटने का भी जिक्र किया जा रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले लोगों का यह कहना था कि गर्दन की हड्डी को तोड़ना एक नशे में धुत व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में भी कुछ ऐसे घाव मिले थे जिसे देख ये पता लगाया जा सकता था कि जिसने इस क्राइम को अंजाम दिया उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इस केस को एनालिसिस करने के दौरान ये मामला तो बिल्कुल क्लियर था कि कैसे संजय रॉय को बकरा बनाते हुए, उसके चेहरे का यूज करते हुए उसके पीछे कई सारे लोग छुपे हुए थे। इनफैक्ट जब हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के इस सारे मामले को सीबीआई के हवाले छोड़ दिया, तब सीबीआई के पास ये केस पहुंच जाने पर मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया, जिसके बाद ये आरोप लगना शुरू हो गए कि सीबीआई के पहुंचने से पहले सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करना शुरू हो गई थी। सबसे पहले सेमिनार हॉल में जहां पर ये क्राइम हुआ था, उसी के सामने में मौजूद टॉयलेट और रेस्ट रूम में रेनोवेशन के नाम पर सबूतों को मिटाना शुरू हो गया था। इस मामले के दौरान कई लोगों से ये भी पता चला कि उस कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट भी चलता था, और इस मामले में 2 इंस्ट्रक्टर के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी था। जब उस लेडी डॉक्टर को इन सारे मामले के बारे में पता चला, तब उस लेडी डॉक्टर ने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले को प्रिंसिपल और एचओडी को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब किसी ने भी उस लेडी डॉक्टर की बात नहीं सुना, तब उस लेडी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर देने की वार्निंग भी इन लोगों को दी। लेडी डॉक्टर को इस करतूत की खातिर धमकाने के लिए सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर की स्कूटी को तोड़ दिया गया, और फिर 8 अगस्त की रात कैसे कुछ लोगों ने मिलकर उस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया, ये आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे। इस साजिश की सारी जानकारी प्रिंसिपल संदीप घोष को पहले से ही पता थी। इन सारे मामले के मुताबिक 1999 से लेकर 2015 तक उस कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स की डीलिंग होती गई, और जिन भी स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में चल रहे सेक्स वीडियो टेप रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश करी, तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। उनकी मौत को बड़ी सफाई के साथ खुदकुशी का नाम दे दिया गया। सौमित्रा विश्वास का टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस न्यूज को देखिए, जो कि साल 2001 में एक केस से जुड़ी हुई है। इस केस के अकॉर्डिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफिक का सेक्स रैकेट चलता था। काफी सारी पॉर्न मूवी को शूट करने जैसी चीजों का काम मोस्टली वीकेंड्स में किया जाता था। कॉलेज में सभी लोगों को इस बारे में पता था, लेकिन सिर्फ सौमित्र विश्वास ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, जिसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ जैसा आज हम लोग देख रहे हैं। 25 अगस्त 2001 के दिन सौमित्र विश्वास अपने रूम में डेड पाए गए, और कोलकाता की पुलिस ने भी बड़ी सफाई के साथ इस क्राइम को खुदकुशी के मामले में बदल दिया। इस मामले को बीते करीब 23 साल बीत चुके हैं, और सौमित्र की मां सविता आज भी इंसाफ की उम्मीद जगाए
सच्चाई बैठी हुई है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे मामले पर आवाज उठाने का कदम बढ़ाया, तब उनको मौत की सजा दी गई। इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहकर नारे लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप लोग ये सोचो कि हम लोग बेटी को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटी बच नहीं रही है। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय।